तो वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष कुमार और आज आप देख रहे हो सीटेट के लिए। हम लोग सीटेट के लिए कंप्लीट कर रहे हैं हमारे अतीत, है ना। ठीक, जो हमारी इतिहास है, हिस्ट्री है, जो सीटेट के लिए कंप्लीट कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक, तो आपको बने रहना होगा वीडियो में। कह रहा है कि नए राजा और उनके राज। अब देखो, जब एक राजा बनता होगा तो उसका एक राज्य होगा, तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, कह रहा है, देखो ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा स्टार्टिंग से हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, मतलब 7वीं सदी के बाद। कह रहा मानचित्र एक में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ठीक, मानचित्र एक में, अब जो ये मानचित्र एक है 7वीं और 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य के बारे में आपको इसमें देखना होगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। ठीक, देखो, अब जैसे इस पे आप देखोगे तो हम मेन चीज ये कह रहा, मानचित्र में गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल चोल और चैमानो जो चौहान के स्थान का निर्धारण कीजिए। आप क्या आप आज भी उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर कोई नियंत्रण था। आप देख सकते हो, आप ये जो हमारे पास मैप है, तो मैप में आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये कश्मीर है, मुल्तान अरब है, इंद्रप्रस्थ है, चैमान है, कन्नौज है। ठीक, प्रयाग है, बनारस है, चंदेल गुज्जर प्रतिहार है, परमार है, मंसूर अरब है और अर्नटारा है। ये पहाड़पुर है, कामरूप है, पाल है। ठीक, और ये उत्कल है। ठीक, तो ये ऐसे आप देख सकते हो इस मैप को पूरा, है ना। फिर आप देख सकते हो ये राष्ट्रकूट है, ये मालखेट है, है ना, चोल, चेर, पांड्यान, वेगी, कलिंग, गंगा, उत्कल। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। वैसे जो इसमें लिखा वो आपके लिए मेन है, पूरा हेडिंग है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि नए राजवंशों का उदय। कह रहा है 7वीं सदी आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। कह रहा राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मानते थे। क्या उनमें उम्मीद की जाती थी कि वे राजा गोस्वामी के लिए उपहार लाएं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के सामंत अपने ही महासामंत महामंडलेश्वर पूरे मंडल का एक महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य व स्वतंत्र हो जाने पर दावा भी करते थे। ठीक, कह रहा है कि इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूट का था। कह रहा शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। कह रहा 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्य गर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का जो गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। कह रहा जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न हो जाता था तो ये माना जाता था कि इसमें याजक और जन्मजात क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय प्राप्त कर लेगा, है ना। अब देख सकते हो ये कोई चित्र बना है, ये आप कोई चित्र देख रहे होगे, बहुत पुराना है जो इस पे लिखा है। कह रहा जो चित्र एक है, ये एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नर श्रृंगार करते हुए पुरुष के रूप में, किसके रूप में, नर श्रृंगार करते हुए पुरुष के रूप में दिखाया गया आपको। अब आप यहाँ देखोगे तो नर के रूप में, पुरुष पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया। यह राष्ट्रकूट काल की एक प्रति है। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ अन्य उदाहरण। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग कुछ अन्य उदाहरणों की अपने। कह रहा है कि कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवर्तन के प्ररूपों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशलों का इस्तेमाल किया। कह रहा मिसाल के तौर पर कदम्ब और मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किया। ठीक, कह रहा है कि क्या आपको विचार उस दौर में एक शासक बनने के लिए छत्री के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था। अब जरूरी नहीं, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, जरूरी हम छत्री बने। इंसान तो इंसान ही होता है ना, जहाज से थोड़ी मतलब है। खैर, राज्यों में प्रशासन।
कह रहा इन इन कह रहा इन नए राजाओं में से इकाइयों में महाराजाधिराज जो राजाओं के राजा होते थे। कह रहा त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों के स्वामी। त्रिभुवन का मतलब होता है तीन भुवनों का स्वामी। कह रहा इसी तरह अन्य भरी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों को बावजूद भी वह अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मण के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी करते थे। ठीक है ना। कह रहा इन देखो कह रहा इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों और पशुपालकों और कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। कह रहा इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कह रहा कभी कभी हिस्सों को लगान और मान कर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करते थे, जो राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक। कह रहा है 400 का कर। अब इसको हम बात कर लेते हैं 400 का कर की का मतलब क्या है। कह रहा तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता है। वेट्टी ठीक, यानी जबरन श्रम। कदमाई यानी कि जो भू राजस्व थे। कह रहा मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, मतलब अगर आपने मकान में अपनी छत भी डाली तो उसका भी कर देने पड़ रहा था। ठीक। कह रहा खूजर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। अब देखो खजूर पर चढ़ने के लिए जो था उसमें भी आपको कर देना पड़ता। कह रहा पारिवारिक संपत्ति का अधिकार हासिल करने के लिए भी लगने वाला कर इत्यादि का उल्लेख मिलता है। कह रहा क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? हाँ, भूमि कर होता है, टैक्स हो सकता है ना। अब देखो ये क्या लिखा, प्रशासन का यह रूप आज के व्यवस्था में क्या मायने भिन्न था। अब बात कर लेते हैं संसाधन। ये संसाधन राजा की व्यवस्था को वित्तीय आधार बनते थे। वित्तीय आधार मतलब इसी से तो पैसा कमाता था राजा, है ना। कह रहा साथ ही मंदिरों और दुर्गों का निर्माण भी इस्तेमाल होते थे। संसाधनों उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिसमें लूट की शक्ल में धन मिलने की जमीन मिलने तथा जमीन का और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग में संभावना बनती थी। ठीक। आगे बात करते हैं कि राजस्व वसूली का मतलब क्या होता है। कर राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों को नियुक्त समान प्रभावशाली और परिवारों के बीच से ही की जाती थी। कह रहा प्राय वंशानुगत होती थी। ये कैसी होती थी? जो राजस्व वसूली थी वंशानुगत होती थी। कह रहा सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही अहदों पर ही होते थे, है ना। फिर कह रहा प्रशस्ति और भूमि अनुदान। कह रहा प्रशस्तियां और भूमि अनुदान का मतलब क्या है। प्रशस्तियां ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते थे, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। कह रहा मिसाल के लिए सूर्य विजयी योद्धा के रूप में या विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यह रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। आगे बात कर लेते हैं इसकी। कह रहा है नागभट्ट की उपलब्धियां। कह रहा कई शासकों में प्रशस्तियां अपने उपलब्धियों में बखान किया है कि आपने पिछले साल गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। कह रहा संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में है ग्वालियर, कह रहा है की गई प्रशस्ति में इतिहास नरेश बाण नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया। कह रहा आंध्र सैंधव, जो सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, और कलिंग उड़ीसा का हिस्सा है, के राजा उनके आगे और धाराशाही हो गए जब वे राजकुमार थे। ठीक। कह रहा है उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध में विजित किया, और उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्थ जो गुजरात का हिस्सा है, वंग जो बंगाल का उस हिस्सा था, और अनर्थ जो गुजरात का जो हिस्सा है, करम मालवा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और किरात जो वाराणसी का जो हिस्सा है, और तुरुस्क जो तुर्क हिस्सा है, और मत्स्य दोनों उत्तर भारत के जो राज्य है राजाओं को पराजित किया था। ठीक। आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। कह रहा इन अभिलेखों में कह रहा है इन अभिलेखों में उल्लिखित इलाकों में से कुछ जो मानचित्र एक में से ढूंढने की कोशिश करें, और दूसरे राजाओं ने भी इन तरह के दावों किए थे। जो आपके विचारों से दावे उन्होंने क्यों किए होंगे, आपको बताना होगा कि ये जो दावे हैं उन्होंने क्यों किए होंगे। कह रहा है कि राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले दिए जाते थे। ठीक। आ गया रहा चित्र दो।
कह रहा है ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल और में लिखा हुआ ताम्रपत्रों पर एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। कह रहा है जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं, जिन कड़ियों से ये जो पत्र जुड़े हैं, पत्र, ठीक, उन उन पर राजसी मुहर लगी है। ठीक, इनमें राजसी मुहर लगी है ना। कह रहा है जो यह बदलाने के लिए यह प्रमाणित दस्तावेज है। आगे कह रहा है भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था। अब देखो, तो इसको भी हम लोग को पढ़ना जरूरी है, भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता है। चलो देखते हैं एक बार, देखते हैं, ठीक है। कह रहा भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था। कह रहा कि यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान में तमिल तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि का सीमाओं चिन्हित कर दिया है। कह रहा इस भूमि पर चीजें हैं जैसे क्या क्या है, फलदार वृक्ष है, पानी है, भूमि, बगीचे और फलादोन पेड़ हैं, कुएं हैं, खाली जगह है, चरागाह हैं, एक गांव वाली हैं, बांबी हैं, ठीक, चबूतरे हैं, नहरें हैं, खाइयां हैं, नदियां हैं, दलदली जमीन है, हौज है, अन्नागार है, मछलियों के तालाब, मधुमक्खी की छत्ते और गहरी झीलें भी हैं इसमें। ठीक है। आगे कह रहा है कि जिसे यह भूमि मिलती है उसमें से कर वसूला करता था, है ना। वह इससे कर वसूली कर सकता था, वह न्यायाधिकारियों तथा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूला कर सकते थे। वह पक्की हुई ईंटों पर बनी हुई मालों के बड़े कमरे बनवा सकते हैं, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते हैं, पेड़ के कांटेदार झाड़ियां लगा सकते हैं और जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकते हैं। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी बात करते हैं। ठीक है। कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में एक वृहंत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कह रहा है इसे कल्लड़ कल्लड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचित किया गया है। कल्लड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों और दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत में अनेक तरह तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। कर प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न भिन्न व अक्सर शासक के उनकी गतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ थे। ठीक। आगे बात कर लेते हैं हम लोग धन के लिए युद्ध। अब देखो धन के लिए भी युद्ध आपको करना पड़ता था। ठीक है, धन के लिए भी। कह रहा है आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कई क्षेत्र विशेष था, वह दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का भी प्रयास करते थे। अब देखो हथियाने का वाला, तुम्हारा अपना तो राज्य लिए लिए दूसरे का राज्य भी हथियाते थे, पहले के राजा ऐसे होते थे। ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा देर से। कह रहा है कि एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था जैसे गंगा घाटी, जो कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों में शासक सदियों के कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कह रहा है चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, कौन, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। ठीक है। कह रहा है जैसा कि पृष्ठ आप 62 से लेकर 66 में शासकों में बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया और भी सत्ता संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। ठीक, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। मतलब मंदिरों को निशाना बनाते तो मंदिर को भी उड़ा देते थे, मतलब जो उसने राजा इतनी मेहनत करके मंदिर बना उसको भी उड़ा देते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। ये कह रहा मानचित्र 1 को देखो और उसमें से कारण बताइए जिनके चलते हुए शासक कन्नौज और गंगा की घाटी के ऊपर नियंत्रण करना चाहते थे। उनको आप मानचित्र 1 को देखकर आपको बताना है। आगे कह रहा है देखो एक पॉइंट दिया गया है सुल्तान। सुल्तान होता है जो, ये देखो यहाँ से जो अभी बात करोगे, सुल्तान अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। सुल्तान का मतलब क्या होता है, शासक। ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, एक मिनट थोड़ा देख लें, थोड़ा बड़ा तो नहीं है, हाँ हम लोग जूम कर लेते हैं, है ना। देखो जूम कर लेते ज़्यादा अच्छा रहता है ना। देखो कह रहा है कि अफगानिस्तान के गजनी, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे महमूद में से सबसे प्रसिद्ध थे जिस उसने 1997 से लेकर 1030 के शासन किया।
और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों में ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों तक किया था। कह रहा वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाने थे संपन्न मंदिर, और मंदिर को निशाना बना, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। ठीक, गुजरात का, उसको भी महमूद जो धन उठा ले गया था, कौन, महमूद गजनबी जो धन उठा ले गया था, उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया था उसने, जो अपने यहाँ से भारत से जो धन उठा के ले गया था। ठीक, कह रहा सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम दिया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कह रहा अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। कह रहा युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में है ना, जो चामान थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र को विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। कह रहा है चाहमानों के सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। कौन, पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 ले 1192, पृथ्वीराज तृतीय 1168 लेके 1192 के, जिसने सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। किसने, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था, पृथ्वीराज तृतीय ने। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में इसके हाथों हार गया था। ठीक, 1192 में ये हार गया था। ठीक है, आगे रहा चोल राज्य नजदीक से एक नजर। देखो बात कर लेते हैं चोल राज्य, जो एक नजदीक से नजर देखते हैं इसको हम लोग मैप में। कह रहा है यादव, पहली हमारी यादव है, चालुक है, विक्रमादित्य के अंतर्गत, कल्याणी है, कलिंग है, दक्षिण कलिंग है। ठीक, आगे दिया गया है, देखो कुदम्ब है, वनवासी है, गोला और नोलाम्बवादी है, काकती है, वैगी है, कोची है, चोल है, गंगाविधि है, गंगाई कोची है, यूरेई तंजावुर है, मदुरई है। ठीक है, और ये जो दिया गया है ये परिवर्तनीय सीमाएं हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये जो हम लोगों ने मानचित्र देखा है, ये कौन से चोल राज्य और उसके पड़ोसी पड़ोसी हैं। ठीक, चोल राज्य के। कह रहा है आगे देखते हैं, कह रहा उरेयूर से तंजावुर तक, उरेयूर से तंजावुर तक। कह रहा चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कह रहा कावेरी डेल्टा में और मुट्टियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, जो वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मतहत थे, जो उरियार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर उसे डेल्टा पर कब्जा जमाया। करा उसने वहां तंजावुर शहर से निसम्बुसुद्दीन देवी का मंदिर भी बनवाया था। किसका मंदिर बनाया था, निसम्बुसुदीनी देवी का मंदिर बनवाया था। कह रहा है विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसके बाद राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिया गया। कह रहा राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था कह रहा 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया और उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। ठीक, कह रहा ना, कह रहा राज का के पुत्र। अब देखो बात करते हैं राज के पुत्र के बारे में। ठीक है, ठीक, कह रहा राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने, किसके, राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसके गंगा घाट और श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। कह इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। ठीक, आगे कह रहा भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। क्या कह रहा, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला की बात कर रहा है। कह रहा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के एक बड़े मंदिर सत्यापन और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। कह रहा चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास
के विकसित होने वाली बस्तियों के लिए केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। कह रहा ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे और इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों को निर्वाह करने में खर्च होती थी। जो मंदिर के आसपास में रहते थे उनके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची और मेहतर। ठीक, ये सब काम करने वाले होते थे इनके। आप देख सकते हो ये आपको मंदिर दिख रहा है। कौन सा मंदिर है आपको ये इसमें देखना होगा ये कौन सा मंदिर है। ये चित्र जो तीसरा है ये हमारा है गंगई कोंड चोलपुरम का एक मंदिर है। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके पढ़ते हैं। ठीक, मंदिर है जो छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। अब ये देखो इसकी जो पत्थरों की जो आकृति है उनको भी देखना है। ये कौन सा है? गंगई कोंड चोलपुरम का एक मंदिर है। ठीक, आगे बात करते हैं। इस इस प्रतिमा की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा है कि संगीत का नृतक इत्यादि दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक व सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। कह रहा मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। कह रहा चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे बड़े उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं से गिनी जाती थी। कह रहा ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की भी होती थी। किसकी होती? देवी और देवताओं की ही होती थी। ठीक, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों को भी बनाई गई थी। किसकी? भक्तों की भी बनाई गई थी। ठीक है, अब जैसे ये आपको ये मूर्ति दिख रही थी, मैंने अब ये देख रहे होगे, आपकी मूर्ति देख लो। ठीक, कितनी अच्छी मूर्ति है, डिजाइन की गई है। अब बात कर लेते हैं किसकी? कृषि और सिंचाई की। कह रहा चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कह रहा मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी पानी उलीचती है जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। कह रहा शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता की मुहैया कराता है। ठीक, आगे आगे कह रहा है कि हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं सदी में आकर ही इसके इलाके बड़े पैमाने में खेती शुरू हो गई। कह रहा कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाने लगा था। अब भाई जो जहाँ रहेंगे उनको जंगलों को साफ करेंगे, और कुछ ही दूसरे इलाकों में जमीन की समतल किया जाने था। ठीक, कह रहा डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंधों बनाए जाने थे और पानी खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण भी होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। मतलब एक साल में 2 फसलें उगा लेते थे लोग। अब कह रहा चित्र 4, एक चोल कांस्य प्रतिमा है। कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया, और गौर कीजिए इसमें ऐसी प्रतिमाएं किस तरह की बनाई जाती हैं। ठीक, अब देखो इसको देख लेते हैं। चित्र 5 कह रहा नवीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जलद्वार हौद से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह के इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। कह रहा इस पानी से खेत सींचे जाते थे। आगे कह रहा है जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांधा था, और जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों को नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। आगे बात कर रहे हैं कि कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। कह रहा सिंचाई के लिए पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और कुछ ही जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए गए। कह रहा स्मरण है कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम संसाधनों व्यवस्थित करना था। इन कामों को देख रेख करना, तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोग इन गतिविधियों को सक्रिय रूप में दिलचस्पी दिखलाई जाती थी। अब कह रहा साम्राज्य का प्रशासन। कह रहा है कि प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, कह रहा सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। कह रहा इस तरह के गांव समूह को नाड़ू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाड़ू कहा जाता था। अब देखते हैं ना, देखो क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। कह रहा ग्राम परिषद नाडू न्याय करने और कर वसूलने वाले जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। जो नाडू होते थे
वो न्याय कर वसूलने वाले की प्रशस्ति का कार्य करते थे। अब बात कर लेते हैं बेल्लाल। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार को देख रेख में नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। कह रहा उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन जो लिखा है मुवेंदवेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान, कह रहा अर अर प्रधान जैसे उपाधियां दी और उन्हें केंद्र पर महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ठीक। कह रहा भूमि के प्रकार। कह रहा चोल अभिलेखों में भूमि कई विभिन्न कोटियों का उल्लेख एक मिनट रुकना उल्लेख मिलता हाँ ठीक उल्लेख मिलता है। ठीक। कह रहा जैसे वेलन बगाई। कह रहा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमिका, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमिका। साला भोग क्या होता है? किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि। कह रहा देवदान और तिरुमंतुक्कानी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक। इसका मतलब होता है। आगे कह रहा है कि कह रहा है पुल्ली चंदम। कह रहा है जैसे संतानों को दान दी गई भूमि होती है। ठीक। कह रहा हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मण देव प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गईं। ठीक आई है। कह रहा ब्रह्मदेव की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत ही कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर और ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। जैसे नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। आगे कह रहा है तमिलनाडु के चिंगलपुट्ट जिले उत्तर मेरूरू से प्राप्त अभिलेखों में से इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों को सभा का संगठन कैसा था। कह रहा सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा की विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्य के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल वृत्त के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लकड़े को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक। आगे देखो बात करते हैं। कह रहा क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आपको समझते हैं कि समितियों के सदस्य चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता था? अब लॉटरी देखो क्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं अभिलेखों और लिखित सामग्री का। ठीक। कह रहा उत्तर मेरूर अभिलेखों के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उनके वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक। फिर उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ठीक। आगे कह रहा है यदि कोई पिछले 3 सालों में कोई समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। कह रहा जिसने अपने अपने संपत्तियों को खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। कह रहा अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल होगा साधारण मर्दों और औरतों के जीवन इन राज्यों में कैसा था। कह रहा 12वीं शताब्दी में तमिल कृतियां और पेरियाई पुराण के एक उदाहरण है। ठीक। कह रहा है कि अडनूर के सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी खोपड़ियों से आटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण व वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। कह लोगों का ऐसा एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओखे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे और चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियां और आयतों के छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। कह रहे गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे और छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चले रहते थे। कह रहा मेरूद पेड़ों को छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े के एक चादर पर सुला दिया। ठीक। आगे देख लेते हैं कि
आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटकते हुए थे। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे छोटे सिर वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पॉप फटकने से पहले तगड़े पुलेदार पुलाय का बहुवचन को दिन को काम करने के हाँक लगाते हुए बांग देते थे और धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। देखो, कह रहा तांग वंश का एक युग युग का चीन। ठीक, कह रहा चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं तक चला। कह रहा सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की, ईरान और भारतीय और जापानी कैरियर आया जाया करते थे। कह रहा तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई एक नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। यह इन परीक्षाओं पर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था और अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था बदलाव 1911 तक कायम रही। ठीक, आगे कह रहा कल्पना करो। अब देखो, कह रहा गुर्जर प्रतिहार कहाँ था, है ना। पाल कहाँ थे, राष्ट्रकूट कौन थे, तो गुज्जर प्रयाग गुजरात और राष्ट्रीय। ठीक, और ये चोल ये कहाँ थे, तमिलनाडु। पाल पश्चिम दक्कन या राष्ट्रकूट बंगाल। तो ये आपको इसमें मैचिंग मिलानी है। ठीक है, आगे कह रहा त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीन पक्षों में तीन पक्ष कौन से हैं। कह रहा चोल साम्राज्य की में किस संपत्ति का सदस्य बनाने के लिए आवश्यकता शर्तें क्या थी। कह रहा चयमानों के नियंत्रण आने वाला दो प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, आपको बताना होगा। ठीक है, कह रहा आओ समझेगा राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली थे बने। कह रहा नए राजवंशों में स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या क्या किया। कह रहा तमिल क्षेत्र में किस तरह के सिंचाई व्यवस्था का विकास किया गया। कह रहा चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई हैं। अब कह रहा कुछ शब्द। ठीक, सामंत मंदिर और नाड़ू ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और आगे आपको ये दिया गया विचार करते हैं। ठीक, ये आपको पढ़ना है ना, ये आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, और ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको हम बता दें, थोड़ी सी जानकारी दे दें कि जो आप लोग कर रहे हो ना, ये सीटेट के लिए और केवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे केवीएस के बच्चे हैं, जो केवीएस महाविद्यालय के हैं, वो केवीएस के बच्चों के लिए जो हिंदी में इंग्लिश नहीं समझ पाते तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन बुक है। ठीक है, तो वीडियो में इतना के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग।